नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 50 क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो साइंस, जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। जिस टाइप से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी आपको प्रश्न मिलेगा। दोस्तों, वीडियो का 10वां पार्ट है, 9 पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ और साइंस की दोस्तों 36 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ और सारे वीडियो के दोस्तों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जो आपका पार्ट छूटा हुआ है दोस्तों आप उसे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे ताकि याद करते हुए चलेंगे, ताकि फिर से आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। एक बार देख ले ताकि याद हो जाए। तो दोस्तों, और आप कमेंट करके भी बताएंगे कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, तो कमेंट आप दोस्तों जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होती है सांस के साथ अगर जो क्लोरोफॉर्म लिया जाए तो क्या होती है, बेहोशी की हालत में ला देती है आदमी को। तो क्या हो जाएगा, निश्चेतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, कितनी होती है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 46 होती है। कहीं कहीं दोस्तों इसको क्या लिखा रहता है, जोड़ी में लिखा रहता है। तो जोड़ी में अगर जो देता है तो 23 जोड़ी का मतलब ही क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, जिसे क्या कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है। तो टीबी भी लिखा रहे या तपेदिक लिखा रहे या क्षय रोग लिखा रहे या ट्यूबरकुलोसिस लिखा रहे, तो इन चारों वर्डों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सही ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, बीसीजी के टीके किसके लिए लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, क्षय रोग, टीबी, तपेदिक, सब एक ही चीज है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेस मेकर का संबंध है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, यानी कि पीएच मान कितना होता है? ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 7.4 होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है, 7.4। और पूछ लिया जाता है मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त का घटक कौन सा नहीं है? तो देखेंगे डीएनए दिया हुआ है, प्लाज्मा दिया है, ये तो रक्त का घटक है। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? तीनों मानव रक्त के घटक हैं। लेकिन डीएनए आपका ये क्या है? डीएनए पता है, आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, तो इसलिए मानव रक्त का घटक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? तो चूहिया नहीं, इसके पास पंख नहीं होता। चमगादड़ हाँ स्तनधारी भी है और उड़ने के लिए पंख भी होता है। और व्हेल है, शेरनी है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, दूध से दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रेनिन। दूध से दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4%, 0.6%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा क्या होती है? 0.4%, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है
तो किससे होती है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। बंद कमरों में स्टोव और अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। क्योंकि जब अंगीठी जलाते हैं तो क्या होता है, उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण, जिससे बहुत ही जहरीली गैस होती है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बंद कमरों में स्टोव और अंगीठी नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट दिया हुआ, सूची सेकंड, मिलान करना है। देखिए मिलान कैसे करना है, मिलान करना आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर आपका 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहा जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा है, तो ये किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो संगमरमर। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इधर सूची सेकंड में तीसरा हो जाएगा, यानी कि इसका ए का दूसरा, बी का तीसरा। और ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, सोडा वाटर को कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। ये चौथा हो जाएगा। अब बचा लास्ट वाला, अगर जो आपको याद भी नहीं है तो जो बच जाता है उसे आप टिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, यानी कि पहला। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को क्या करेंगे, अगर जो इसमें से आपको 2 याद है, 3 याद है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक भी याद है तो ज्यादातर चांसेस बनता है कि आप सही कर लें। तो इसको कैसे मिलाएंगे, ए का दूसरा था, बी का तीसरा था, तो ऑप्शन में देखेंगे ए का दूसरा, बी का तीसरा कौन है, और इसे देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए मिल रहा था। ए का दूसरा दिया है, बी का तीसरा दिया हुआ है। 2 आपको याद है तो देखेंगे ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए और बी यही मिल रहा है पहले ऑप्शन में, और पहला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 2 याद नहीं है तभी आप इसको कर सकते हैं। या सी डी याद रहता तो आपको याद रहता सी का चौथा और डी का पहला, तो आप ऐसे भी चौथा पहला देखते तो कि ये कई ऑप्शन में है, वो की ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसमें आपको अगर जो 2 याद है तो आप 100% इसको सही करने के चांस में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, और मैं भी इसको 2-3 बार दोस्तों रिपीट करा चुका हूँ। और सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह कहीं के उसका फॉर्मूला लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, H2SO4, ये भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, H2SO4 भी लिखा रहे तो आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु भार के बराबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, यानी दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष किसके कारण यानी किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष किसके प्रयोग से। तो ये आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, याद भी करने का तरीका बता चुका हूँ, कैसे इसे आप याद रखेंगे। तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, उत्तल लेंस किस ऑप्शन में है, तो उत्तल लेंस आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो उत्तल लेंस, और पूछ ले निकट दृष्टि दोष, तो निकट अवतल लेंस के द्वारा, दोनों याद रखेंगे, उत्तल से दूर और निकट के लिए क्या हो जाएगा, अवतल, दोनों याद रखेंगे, दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में डॉट बिट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है एक निबल में कितने बिट होता है, तो एक निबल में 4 बिट होता है। ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आपका मिलान से संबंधित है। क्या है प्रश्न, वैज्ञानिकों
का नाम उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। वैज्ञानिक हैं जी मार्कोनी। तो जी मार्कोनी का ने आविष्कार किसका किया था? तो ऑप्शन में क्या दिया है? ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन। तो जी मार्कोनी क्या? तो जी मार्कोनी हो जाएगा रेडियो। ये आपका दूसरा हो जाएगा, जी मार्कोनी रेडियो। और जे एल बेयर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जे एल बेयर्ड बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इनका हो जाएगा जे एल बेयर्ड किसके आविष्कारक है? टेलीविजन, टीवी के। तो ये तीसरा हो जाएगा। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसके आविष्कारक हैं? तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये वाला चौथा सही हो जाएगा, टेलीफोन के, यानी कि चौथा हो जाएगा इनका। ठीक है। और थॉमस अल्वा एडिसन, तो थॉमस अल्वा एडिसन बच गया, ये कौन? ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन के थॉमस अल्वा एडिसन, ये हो जाएगा। तो यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और थॉमस अल्वा एडिसन चौथे का पहला। ऐसे आप क्या करेंगे, इसमें अगर जो आपको दो ही याद रहे तो आप ऑप्शन में ढूंढ के मार सकते हैं सही आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इसमें आप देख के आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है? वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती से केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। अवधि बढ़ जाएगी, वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। सुस्त हो जाएगी तो क्या होगी? पीछे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये पूछा जाता है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ज्योति फ्लक्स ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं दोस्तों दिया रहता है प्रकाश मिति शक्ति, अगर जो प्रकाश मिति ना लिखा रहता और प्रकाश मिति शक्ति पूरा लिखा रहता तो ज्योति फ्लक्स को प्रकाश मिति शक्ति भी कहा जाता है। तो सिर्फ प्रकाश मिति नहीं कहा जाता है, प्रकाश मिति शक्ति भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स याद रखेंगे, यही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किस देश से? तो ग्रीस से। ग्रीस किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में पूछ रहे हैं तो 310 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, ये देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, उच्च कार्य निष्पादन कंप्यूटिंग सुविधा मिहिर को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, करंट अफेयर से करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। देखिए करंट अफेयर का है, टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोजर फेडरर, इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। वर्ष 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.75%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप इसे जरूर याद रखेंगे। ये पेपर नया जितने भी पेपर होने वाले हैं सभी पेपर में पूछे जाएंगे 2018-19 में जो भी पेपर होगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, 6.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2017 में अमेरिका के किसी शहर की पहली सिख महिला मेयर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो उनका नाम क्या है? प्रीत दिदबल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नवजोत कौर को नहीं मारेंगे, कौर समझ के आप वो समझ लेंगे सिख, तो ये आप गलत कर देंगे। ठीक है, प्रीत दिदबल नाम है, ये भी क्या है? सिख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2018 में किस भौतिक विज्ञानी को जीडी बिड़ला सम्मान 2016 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? प्रोफेसर उमेश बी वाघमरे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। भारतीय संसद ने बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया?
प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया पूछ रहा है ना। तो वर्ष आपका कौन सा हो जाएगा, वर्ष 2009 हो जाएगा। ये वर्ष 2009 में पारित किया गया। और कह ले कि लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल दोस्तों, 1 अप्रैल याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से को लागू किया गया। ये भी याद रखेंगे, लागू पूछे तो 1 अप्रैल 2010, और पारित कब किया गया, तो वर्ष 2009 में। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रसूति सहायता का उल्लेख है, तो आपका अनुच्छेद 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है, यानी कि जन्म दर सबसे ज्यादा होने का, वृद्धि होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षा की कमी, हाँ सही है। संयुक्त परिवार प्रथा, ये भी सही है। सामाजिक अंधविश्वास, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षा की कमी के कारण भी जन्म दर में वृद्धि होता है। संयुक्त परिवार, लोग सोचते हैं कि बड़ा परिवार हो, तो ये भी होता है, क्या होता है, जन्म दरों में वृद्धि का कारण। और सामाजिक अंधविश्वास भी कुछ होते हैं कि हमें बेटे ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो उसके चक्कर में क्या होता है, 4-5 लड़कियां हो जाती हैं। तो ये चीज आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, शिक्षा में जब आपकी क्या होगी, शिक्षा में कमी नहीं रहेगी, तो आदमी अंधविश्वास भी नहीं रहेगा, और संयुक्त परिवार प्रथा ये सब नहीं रहेंगे, तो उच्च जन्म दर में वृद्धि नहीं होगी। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। आप इसका आंसर जरूर याद रखेंगे, 19। भारत में राष्ट्रीयकृत 19 बैंक है, आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है, भारत में महिला साक्षरता कितनी है, ये पूछ रहा है। तो 64.6%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पूछ ले कुल साक्षरता कितनी है, तो ये भी याद रखेंगे, 73%, 73% कुल साक्षरता है भारत में। अब पूछ ले सिर्फ पुरुष की, यानी कि मेल की कितनी है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, मेल की साक्षरता यानी कि पुरुष की साक्षरता कितनी है, 80.9%, 80.9%, ये भी याद रखेंगे। पुरुष की अगर जो पूछता तो 80.9, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता, और कुल पूछता तो ये आपका हो जाता, महिला का पूछा है 64.6%। आप सब याद रखेंगे, ये सब आंकड़े पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और ये उड़ीसा चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है, झींगा मछली के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का पूछ रहे हैं, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, K2 है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो रॉबर्ट पियरे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं खूब ज्यादा पढ़िए, जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, और जितने ज्यादा आपके पास सामने क्वेश्चन रिपीट होंगे, बार बार आएंगे, तो आपका उसका आंसर रट जाएगा। और पेपर में वो सब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सोचना भी नहीं करेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, तुरंत सही करेंगे और आपका नंबर ज्यादा होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट होने दीजिए, और आप खूब ज्यादा पढ़ते रहिए, ताकि इस क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से कितने बार चला जाए, 100 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार चल जाने दीजिए, जितने बार जा रहा है। और क्वेश्चन आप नया भी पढ़ते रहिए, और पुराने भी क्वेश्चन को देखते रहिए। जो पुराने वीडियो हैं वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है और भूलने लगते हैं। तो आप पुराना भी रिवाइज करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो पुराने क्वेश्चन को भी आप अच्छे
अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर जो नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स को आप पढ़ते रहिएगा। और नोट्स को आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये नहीं रटना नहीं है कि आपका पहला प्रश्न है उसको और जब तक रटेंगे याद नहीं हो जाए तब तक रटेंगे, नहीं। क्या करना है, अगर जो 1 से 100 तक क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, 1 से 100 तक क्वेश्चन को एक बार माइंड को शांत करके अच्छे दिमाग से क्या करेंगे, स्लो स्लो धीरे धीरे पढ़ लेंगे, यानी कि ध्यान से पढ़ लेंगे 100 क्वेश्चन। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, फिर 100 क्वेश्चन क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन 2-3 बार अगर जो पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। एक एक प्रश्न याद करेंगे तो ऐसे याद भी नहीं होता है और भूलने का ज्यादा चांस रहता है। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, पढ़ना है, यानी कि धीरे धीरे एकदम ऐसे मिला मिला के नहीं, धीरे धीरे पढ़ने का मतलब है ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे पिछले वाला भी आप रिवाइज करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से 4-5 बार भी गुजर जाएगी तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा और पेपर में आप भूलेंगे नहीं, अच्छा स्कोर करेंगे। याद करने का यही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चर्चित पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, मिलान करने वाला है। क्या मिलान आपको करना है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड, प्रांत दिया है और भाषा दिया है। तो बताइए केरल की भाषा कौन सी है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? चारों ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं। तो केरल में मलयालम बोली जाती है, ये दूसरा सही हो जाएगा। और तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है, ये भी पूछा जाता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। और कर्नाटक में क्या बोला जाता है, तो कन्नड़ बोला जाता है, इसे भी याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश जो बच गया वही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु तीसरा हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। ये सब भी पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है तालचेर उड़ीसा निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात के लिए, उर्वरक के लिए, कोयला के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कोयला के लिए तालचेर उड़ीसा जो है, उड़ीसा में है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो कौन है? चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों देश बंधु का मतलब क्या होता है पता है? राष्ट्र का मित्र, जो राष्ट्र का मित्र है उसे ही देश बंधु कहा जाता है, देश का जो मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और लुम्बिनी कहाँ है वर्तमान में? तो नेपाल में है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी, हरिहर एवं बुक्का, याद करें रखेंगे नाम। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और किस सन में किया था? तो 1912 में किया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस देश में 200 किलोमीटर यानी कि लंबे ध्वज का अनावरण किया गया? देखिए कितना लंबा है, 200 किलोमीटर लंबे ध्वज का अनावरण किया गया। तो कौन सा देश है? बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बोलीविया, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला